चलिए, तो आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर होगी आपको। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर होगी। चलिए, तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं एनडीए के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एनडीए का सिलेबस ही क्या एनडीए स्टार्ट ही करने जा रहे हैं। आज फ़रवरी 1 है, तो आज मैंने सोचा कि रात में आपको वीडियो बना के पोस्ट कर दूँ। चलिए, तो आपके सामने ज्योग्राफी की खुली हुई है। ठीक है? देखिए, जो बच्चे एनडीए की तैयारी करने आते हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है 11th में होते हैं या फिर 12th में होते हैं। ठीक है? बहुत कम ही परसेंटेज देखा गया है कि जो बच्चे 9th और 10th में होते हैं, जो बच्चे 9th एंड 10th में होते हैं, वो एनडीए के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ठीक है? तो जो बच्चे 11th एंड 12th में होते हैं, वही बच्चे एनडीए के प्रिपरेशन में लगे होते हैं। और अगर हम बात करें 11th एंड 12th की, ठीक है? अगर हम बात करें 11th एंड 12th की, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, वो पीसीएम से होते हैं या फिर पीसीबी से होते हैं। उनकी जो प्रैक्टिस होती है ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, वो छूट गई होती है। आपने 10th तक पढ़ा, फिर उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया। चलिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एकदम सरल भाषा में हम लोग सीखेंगे, ठीक है? कि सबसे पहले आप बात कर लीजिए ज्योग्राफी का सर, ठीक है? 1 मिनट। चलिए, अगर हम बात करें ज्योग्राफी का सर जी, तो ज्योग्राफी में हमें 3 टाइप्स की ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेगा हमें, ठीक है? इनमें भी कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। बच्चे इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बट आपको बता दूँ मैं कि एक-एक क्वेश्चन मायने रखता है सर जी। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आपको द अर्थ के बारे में पढ़ना है, फिर लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है, फिर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, फिर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, विंड सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ना है, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ना है एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। इतने चीज़ें आपको किसमें पढ़नी है सिर्फ़ और सिर्फ़ फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़नी है। तो देखो बच्चों, ज़ाहिर-सी बात है कि उतना तो हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि 13 अप्रैल, ठीक है? क्या आपको भी पता है ना 13 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम है एनडीए फर्स्ट का एग्ज़ाम है 2025। ओके? तो हमारे पास उतना तो टाइम है नहीं बट फिर भी हम जितना कवर अप कर पाएँगे, उतना कवर करेंगे। तो ये जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं मैंने आपको लिख कर दे दिया है कि कितने क्लास में कवर होंगे। ये फर्स्ट क्लास में हमारा कवर होगा, फिर ये हमारा सेकंड क्लास में कवर होगा इतना टॉपिक्स। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग होता है इंडियन ज्योग्राफी। इससे लगभग 60 टू 70% क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के लगभग 60 से 70% क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है? सबसे पहला है लोकेशन एंड साइकोग्राफिक डिवीजन इंडिया के बारे में। इसमें जो भी चीज़ें पढ़ेंगे सारे के सारे इंडिया के ही बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, मॉनसून एंड सीजन, नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर एंड मेजर क्रॉप, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई साहब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक आपको टीचर्स आपको लगवाते होंगे ना, आपके टीचर्स आपकी क्लास में लगवाते होंगे कि लगा लो बाबू वीवीआई। क्या लगा लो बाबू वीवीआई? क्या हो रहा है आज? 1 मिनट, ठीक है? 1 मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, चलो लगा लो वो वीवीआई, तो ये वीवीआई है, ठीक है? 60 टू 70% क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। 1 मिनट, क्या हो गया आज ये? 6 क्या हो गया आज? 1 मिनट, 60 टू 70 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? अब सही हो गया। चलिए, तो 60 टू 70% क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है? इसे भी आप नकार नहीं सकते। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से क्वेश्चन सर? कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर, माउंटेन एंड डेजर्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेचुरल रिसोर्स एंड मेजर इंडस्ट्रियल रीजन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम ज़ोन से और इंटरनेशनल डेटलाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? तो मैंने आपको ज्योग्राफी के लिए 10th क्लास दिया है, यानी 10 क्लास दिया है, जिसमें से मैं 8th क्लास तक, ठीक है? मैं 8th क्लास तक आपकी पूरी की पूरी ज्योग्राफी करा दूँगा। बाकी का जो हमारा 9th एंड 10th क्लास होगा, मैंने आपको स स्क्रीन पे लिख दिया है। जो हमारा 9th एंड 10th क्लास होगा, वो क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो बच्चों बहुत ज़रूरी है। क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एनडीए में क्वेश्चन किस प्रकार की पूछता है।
ठीक है? इसे बहुत सारे लोग मॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉक टेस्ट बोलते हैं। वही मॉक भी लगाएँगे हम लोग, प्रीवियस ईयर भी लगाएँगे। ठीक है? बेहतरीन तरीके से तो आपका अप्रॉक्स 10 दिन में तो खत्म हो ही जाना चाहिए। ठीक है? चलो, तो अगर बात करें एग्जाम एनालिसिस की तो सबसे वेटेज जो होता है ज्योग्राफी का वो 15 से 20 क्वेश्चन का होता है। यानी जो आपका जीएटी का सिलेबस है, ठीक है? जीएटी में एक तरफ तो आपका आ गया इंग्लिश, क्या आ गया सर जी? इंग्लिश। और एक तरफ जो आपका एसएसटी वाली डिवीजन है यानी जीएस वाली डिवीजन है, जनरल साइंस वाली, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ जीके पेपर से होता है, ज्योग्राफी का। ठीक है। डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है सर? मॉडरेट होता है। फोकस एरिया कहाँ करें? तो मैंने अभी बताया था बच्चों कहाँ पे करनी है, इंडियन ज्योग्राफी करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाईएस्ट वेटेज होता है। हमें हर साल 60 टू 70% क्वेश्चंस कहाँ से देखने को मिलते हैं? आपको इंडियन ज्योग्राफी से देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो अर्थ मूवमेंट, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं वो भी आपके दिए गए हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा मैप वाली क्वेश्चन। ठीक है। तो एग्जाम एनालिसिस हो चुकी है। ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं सर जी? 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में मायने रखते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर। को सरप्राइज होगा कि सर इसी में आपने स्टार्ट कर दिया, तो जी हाँ, आज ही पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है। और आज का जो पहला लेक्चर है, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आ गया क्या? चलिए क्वेश्चन की ही बात कर लेते हैं। तो भाई साहब टॉपिक्स यानी इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। ओके। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, बट हाँ, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्यादा ध्यान में रख के नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो बच्चों, आज से ही आपकी सेशन स्टार्ट हो रही है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक। अगर आपने ध्यान से इस स्लाइड को देखा होगा, ठीक है, अगर आपने ध्यान से इस वाली स्लाइड को देखा होगा, ये वाली स्लाइड, तो इसमें मैंने कवर किया था 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स आज के वीडियो में कवर होंगी आपकी। ओके। तो ध्यान से बैठिए। जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में पूरी की पूरी क्लास कर लो। ठीक है, थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेकर ही करना क्लास, जब आपको टाइम मिले तब आप क्लास कर लेना। ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर ओरिजिन ऑफ अर्थ से, यानी धरती का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो धरती के ओरिजिन को लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ने, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने अलग अलग अपनी अपनी क्या दी है, थ्योरी दी है। उसी को थ्योरी को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला थ्योरी है उसका नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसे हम कांट लैपलेस हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? इमैनुअल कांट द्वारा दिया गया था 1755 में। याद रखो 1755 में दिया गया था। ठीक है। एंड मॉडिफाइड बाय पियर साइमन लैपलेस इन 1796। और फिर इसमें मॉडिफिकेशन किया गया किसके द्वारा? पियर साइमन लैपलेस द्वारा। ओके। सजेस्टेड दैट, अब भाई साहब कहता क्या है ये? तो कहता है कि द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म फ्रॉम अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड सोलर नेबुला। इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, वो एक बड़े सी गैस के गोले से बना है, जिसे वो लोग नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं, सोलर नेबुला कहते हैं। ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी नेबुला कंट्रैक्टेड फॉर्मिंग अ स्पिनिंग प्रोटोसन एट द सेंटर। और ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण का मतलब पता है ना क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं नाम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है कि वो जो नेबुला है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? मान लो कि ये नेबुला है और ये ग्रेविटी के साथ एक दूसरे के साथ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और यही बीच में निर्माण करता है किस चीज का? सन का। किस चीज का? सन का निर्माण करता है। ठीक है। द रिमेनिंग मैटर कंडेंस्ड इनटू प्लांट सेमियल्स व्हिच लेटर कंबाइंड फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूडिंग अर्थ। और जो बाकी के मटेरियल्स बच जाते हैं, वही आगे चल के क्या बनते हैं? प्लैनेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? प्लैनेट्स बनते हैं। तो ये थ्योरी ये कहती है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरी है वो है प्लांटेंशियल हाइपोथेसिस, जिसे हम चैम्बरलिन एंड मोल्टन भी कहते हैं, जो 1905 में दिया गया था।
इन्होंने कहा था proposed that a passing star pulled material from the sun forming smaller planets। कहने का मतलब है कि प्लैनेट कैसे बना। कहने का मतलब है सर जी प्लैनेट्स कैसे बना। तो इनका मानना था कि एक बहुत बड़ा जो स्टार था, ठीक है, वो सन से कुछ मटेरियल्स को पुल आउट करता है और उसी से प्लैनेट्स का निर्माण करता है। ठीक है, दिस प्लांटेसिमस कोलाइडेड एंड मर्ज ओवर टू फॉर्म प्लैनेट्स। और धीरे धीरे यही मर्ज और कोलाइड होके क्या बनाते हैं, प्लैनेट्स बनाते हैं। भाई साहब इनके जो बात थी उसमें कोई थ्योरी ही नहीं थी, ठीक है, कोई लॉजिक ही नहीं था। भाई क्या लॉजिक है ये? कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? क्या लॉजिक है? कुछ लॉजिक ही नहीं है इस इनके बातों में, ठीक है। तो इनकी बातों को बस पढ़ लेते हैं। उसके बाद टाइडल थ्योरी आता है, ठीक है। टाइडल थ्योरी किसने दिया था? जेम्स जीन्स ने एंड हार्फोर्ड जेफरीज ने दिया था, वो 1918 में दिया था। इनका कहना था कि अ लार्ज पासिंग स्टार पुल्ड अ मैसिव टाइडल वेव ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सन। भाई साहब इनका भी वही सिमिलर था कि भाई साहब सन है, ठीक है, क्या है? सन है। इसके बगल से कोई हेवी ऑब्जेक्ट गुजरा और सन से कुछ चीज़ों को खींच लिया और जाके कहाँ छोड़ दिया? स्पेस में छोड़ दिया। धीरे-धीरे समय बीता और यही जो मटेरियल्स थे, उन्होंने किस रूप का ले लिया? प्लैनेट का रूप ले लिया। किस रूप का ले लिया? प्लैनेट का रूप लिया। ठीक है? और इसी प्लैनेट से ऐसा ही बना है हमारा अर्थ। क्या बना है? अर्थ। इनका मानना था। बट फिर मैं कह रहा हूँ कि इसमें इस बात में कहाँ भी कहीं भी सच्चाई दिख रही है क्या? कहीं भी आपको लॉजिक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो बस पढ़ लेते हैं हम इनकी थ्योरी को। उसके बाद आता है बिग बैंग थ्योरी, जो कि हमारे किताबों में बचपन में याद है ना, हम लोग पढ़ते थे बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, टीचर्स आते थे क्लास में पूछते थे, बताओ बच्चों बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी जिसको दिए थे जॉर्ज लैमेटर 1927 में दिया था। फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, इन्होंने यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में बताया था, ठीक है। इन्होंने किस चीज को बताया था? फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स बताया था। ऑल्सो इट एक्सप्लेन्स द origin ऑफ यूनिवर्स, इट डायरेक्टली रिलेट टू द अर्थ फॉर्मेशन। हालांकि इन्होंने बताया तो था origin ऑफ यूनिवर्स के बारे में, बट कहीं ना कहीं इनका जो इशारा था वो अर्थ के बारे में भी था, ठीक है। द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ मैसिव एक्सप्लोजन बिग बैंग अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। इनका मानना था कि भाई साहब एक शून्य था। क्या था? शून्य था। यहाँ से ब्लास्ट हुआ, यहाँ से क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। सभी चीजें तितर-बितर हो गई और ये जो ब्लास्ट था, इस यही कारण बना हमारे सोलर सिस्टम बनने का और इसी में से हमारे क्या बने? प्लैनेट्स बने। मैटर एंड एनर्जी स्प्रेड आउट लोडिंग टू गैलेक्सी स्टार प्लानिटरी सिस्टम इंफॉर्मेशन। और ये जो मैटर्स बाहर निकले वही मिलके क्या बना दिए? सोलर सिस्टम बना दिए। क्या बना दिए सर जी? सोलर सिस्टम बना दिए, ठीक है। तो भाई इनकी बातों को हम आज भी अपने किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं मॉडर्न थ्योरी के ऊपर। मॉडर्न थ्योरी भी दिया गया था किसके द्वारा? सोलर नेबुला थ्योरी कहा जाता है इसे, ठीक है। अ मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस, पहले जो थ्योरी हमने पढ़ा था ना, उसी का बस रिफाइंड वर्जन है। स्टेट्स दैट द सन एंड प्लैनेट फॉर्म द कोलैप्सिंग मॉलिक्यूलर क्लाउड। इनका मानना था कि भाई साहब जो मॉलिक्यूलर क्लाउड होते हैं, कौन से क्लाउड होते हैं? मॉलिक्यूलर क्लाउड्स होते हैं। वो जब आपस में कोलैप्स किए होंगे तो क्या बना? सन बना और प्लैनेट्स बना, ठीक है। द सेंट्रल प्लेटफॉर्म द सन व्हाइल डस्ट एंड गैस अराउंड इट मर्ज टू क्रिएट प्लैनेट्स, ठीक है। और सेंटर जो पार्ट बना वो क्या बना? सन बना और बाकी के चारों तरफ के जो डस्ट एंड गैस थे वो क्या बन गए? प्लैनेट्स बन गए। क्या बन गए सर जी? प्लैनेट्स बन गए। इनका ये मानना था, ठीक है, इनका ये मानना था। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो अर्थ फॉर्म्ड अबाउट 4.6, सोचिए 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। सो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी इतने सालों पहले धरती का निर्माण हुआ था। इनिशियली यानी शुरुआती दौर में माना जाता है, ऐसा तो हमने देखने गए नहीं थे, बट जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि शुरुआती दौर में जो था ना, यह एक मोल्टेन मास था दैट कूल्ड ओवर टाइम, यानी लावा था, बिल्कुल ही क्या था ये? लावा था, जो धीरे के समय के साथ क्या होते गया? समय के साथ क्या होता गया? ठंडा होते गया। और लावा जब ठंडा हो जाता है तो आपको भी पता है रॉक में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? रॉक में बदल जाता है। तो उसी तरह ये सॉलिड क्रस्ट बना धरती का। द अर्ली एटमॉस्फेयर फॉर्म फ्रॉम वोल्केनिक गैसेस, और जो शुरुआती की इसके वायुमंडल था वो कैसा था? वोल्केनिक। जाहिर सी बात है कि लावा था तो वोल्केनो भी होगा, वोल्केनो होगा तब तो लावा निकलेगा ना।
तो वोल्केनिक गैसेस से पूरा इसका एटमॉस्फेयर क्या होता था? भरा होता था। ओशियंस फॉर्म्ड एज़ वाटर वेपर कंडेंस्ड और ओशियंस में वाटर वेपर बनते थे। लाइफ बिगन अबाउट 3.5 बिलियन एकर्स इन प्रिमिटिव माइक्रोबल फॉर्म्स और जो धरती पे जीवन की शुरुआत हुई आज से 3.5 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी, बिलियन ईयर्स एगो हुई थी, ठीक है, माइक्रोबियल फॉर्म्स में हुई थी, यानी एकदम सूक्ष्म जीवाणु के रूप में हुआ। आया बात समझ में? चलिए बात करते हैं अर्थ यानी धरती। तो धरती पे कुछ लैंड फॉर्म्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, उसमें से सबसे पहले होता है लैटिट्यूड्स। अगर आप धरती का शेप आपने देखा होगा तो इसे हम कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं इसे? इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं सर जी? नॉर्थ पोल। और इसे क्या कहते हैं? साउथ पोल। क्या कहते हैं? साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। और ये जो पैरेलल लाइंस आप देखते हो ना, ये जो पैरेलल लाइंस आप देखते हो जैसे कि इस फिगर में देख पा रहे हो, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लैटिट्यूड्स। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है? ईस्ट टू वेस्ट रन करता है। यानी अगर आप बात करो, ये हमारा ऊपर नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा साउथ, ये हमारा वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट रन करता है, यानी बिल्कुल ऐसे रन करता है। आया बात समझ में? उसके बाद अगर बात करें धरती के, तो धरती के बिल्कुल बीच में होता है 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। और ऊपर जाते जाओ, ऊपर जाते जाओ, ऊपर जाते जाओ तो कितने पे पहुँच जाओगे? 90 डिग्री। फिर नीचे भी जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, कितने पे पहुँच जाओगे? 90 डिग्री पे पहुँच जाओगे। ठीक है? इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है सर? 0 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे होता है और यही सबसे लॉन्गेस्ट लैटीट्यूड है। ठीक है? जो कि धरती को 2 हिस्सों में बाँटता है, ठीक है? मैं बता देता हूँ। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है? देखो, ये रही हमारी अर्थ, ठीक है? यानी हमारा गोला, ये रहा हमारा एक्सिस और बिल्कुल बीच में होता है 0 डिग्री पे हमारा क्या? इक्वेटर। क्या होता है? इक्वेटर, ठीक है? अब बात करें अगर इक्वेटर के वर्क की, तो ये हमारा होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा होता है साउथर्न हेमिस्फीयर। तो दोनों का बाँटने का कौन काम करता है? इक्वेटर, ओके? चलो नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इक्वेटर। तो इक्वेटर देखो यहाँ पे 0 डिग्री पे है, ठीक है? उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 एंड हाफ डिग्री यानी 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पे पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? और ये भारत से भी होके पास करता है। उसके बाद भारत के कितने राज्यों से होके पास करता है? तो आपको पता होना चाहिए भारत के 8 स्टेट्स से होके पास करता है। ठीक है? उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23 एंड हाफ डिग्री साउथ पे होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर हमारा आता है एंटार्क्टिक सर्कल और फिर हमारा आता है आर्कटिक सर्कल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो आपको दिए गए हैं, आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है? भाई साहब लैटिट्यूड्स क्या डिफाइन करते हैं? तो डिटरमाइन्स क्लाइमेट ज़ोन जैसे कौन सा टॉररिड ज़ोन है, टेम्परेट ज़ोन है, फ्रिजिड ज़ोन है। उसके बाद हेल्प्स इन नेविगेशन एंड टाइम ज़ोन। नेविगेशन में भी ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हीट ज़ोन्स ऑफ द अर्थ। भाई साहब अभी हमने पढ़ा लैटिट्यूड में कि अलग-अलग ज़ोन्स बताने में काम आते हैं। उसमें कुछ ज़ोन्स के नाम दिए गए हैं जैसे हीट ज़ोन्स उसको क्या बोलते हैं? हीट ज़ोन ऑफ द अर्थ। कभी-कभी गला सूख जाता है तो पानी पी लिया करो, ठीक है? अभी मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एप्रॉक्स रात का 12 बज के 38 मिनट हो रहा है, ठीक है? तो थोड़ी-सी नींद भी आ जाती है कभी-कभी, तो थोड़े-से पानी पी लिया करो, एनर्जेटिक रहोगे। चलिए, तो हीट ज़ोन्स ऑफ द अर्थ की बात करें, तो अर्थ का जो हीट ज़ोन है, वो 3 हीट क्लाइमेट में यानी क्लाइमेट ज़ोन्स में बँटा हुआ है। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखोगे, तो मैंने लिखा है, ठीक है? कि डिटरमाइन्स क्लाइमेट ज़ोन्स और क्लाइमेट ज़ोन में मैंने 3 चीज़ को अंडरलाइन किया है। पहला टॉरेड ज़ोन, दूसरा टेम्परेट ज़ोन और तीसरा फ्रिजिड ज़ोन। भाई साहब होता क्या है? कह रहा है कि सबसे पहले बात करेंगे टॉरेंट जोन। टॉरेंट जोन को हम लोग ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। और ये सबसे हॉटेस्ट रीजन होता है, यानी सबसे गर्मीला जगह होता है। क्यों? तो बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगर मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है? धरती है, ठीक है? और यहाँ पे हमारा क्या है? 0 डिग्री पे इक्वेटर है।
अगर आप थोड़ी-सी ऊपर जाओगे ना तो 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ साउथ नॉर्थ में, ठीक है? 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? और फिर नीचे अगर उतने ही डिग्री पे आओगे 23 एंड हाफ डिग्री साउथ में आओगे तो आपको क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? तो भाई साहब इनके बीच वाली जगह मैं आपको बता देता हूँ, इनकी ये जो बीच वाली जगह है ना ये वाली, ठीक है? ये वाली जगह जो है ना, यही क्या कहलाती है? टॉरिड ज़ोन। क्या कहलाती है? टॉरिड ज़ोन कहलाती है। अवध में टॉरिड ज़ोन कहलाती है। ठीक है? उसके बाद ये सबसे हॉटेस्ट होता है, ऐसा क्यों? सर आपने तो कहा कि सबसे हॉटेस्ट होता है, सबसे गर्म होता है, क्यों? क्योंकि अगर बाबू बात करें हम सन की, ठीक है? अगर हम ये मान लेते हैं अर्थ है, ये हमारा एक्सिस है और इधर हमारा क्या है? सन है। तो सन का जो लाइट होता है, वो डायरेक्ट किस पे पड़ता है? इक्वेटर पे पड़ता है, यानी इक्वेटर के अगल-बगल के जगहों पे पड़ता है। ठीक है? तो इक्वेटर के अगल-बगल के जगहों पे पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है कि डायरेक्टली सन रेज़ तो वो सबसे ज़्यादा क्या होगा? गरम होगा। क्या होगा? गरम होगा। उसके बाद बात करते हैं अगर क्लाइमेट का, तो क्लाइमेट यहाँ पे हॉट रहता है, ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर रहता है, समझ में आया? और कभी-कभी यहाँ पे इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल एंड मानसून क्लाइमेट भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करें अगर हम क्लाइमेट एग्ज़ाम्पल्स के, तो एग्ज़ाम्पल में इसके अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि ब्राज़ील में है, कॉन्गो बेसिन जो कि अफ्रीका में है, इंडिया के साउथर्न पार्ट्स और इंडोनेशिया में ये हमारे टॉररेट ज़ोन देखने को मिलता है। ठीक है? चलिए। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेट ज़ोन। टेम्परेट ज़ोन में जो होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। क्या होता है? मॉडरेट क्लाइमेट। टॉरेट ज़ोन, ठीक है? टॉरेट ज़ोन में कैसा क्लाइमेट होता है? टॉरेट ज़ोन में कैसा क्लाइमेट होता है? हॉटेस्ट। कैसा होता है सर जी? हॉटेस्ट। अगर बात करें टेम्परेट ज़ोन में तो कैसा क्लाइमेट होता है? बिल्कुल ही मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ये कहाँ होता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल। मान लीजिए जैसे धरती है, ठीक है? धरती है तो ये हमारी क्या है? बीच में क्या है? इक्वेटर। क्या है सर जी? इक्वेटर 0 डिग्री पे। ऊपर अगर आप बात करोगे तो 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पे आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे अगर हम बात करोगे तो बात करेंगे तो 23 एंड हाफ डिग्री साउथ में मिलेगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है? इसके ऊपर 66 एंड हाफ डिग्री मैंने ऊपर की फिगर में आपको दिखाया था कि इसके ऊपर 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में आपको मिलेगा आर्कटिक सर्कल। क्या मिलेगा? आर्कटिक सर्कल मिलेगा और नीचे 66 एंड हाफ डिग्री 66 एंड हाफ डिग्री साउथ में आपको क्या मिलेगा? एंटार्क्टिक सर्कल। क्या मिलेगा? एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है? तो भाई साहब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी इससे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है? मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रीजन होती है, ठीक है? ये जो रीजन होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टेम्परेट ज़ोन। क्या कहते हैं सर जी? इसे हम कहते हैं टेम्परेट ज़ोन यानी मॉडरेट क्लाइमेट होता है यहाँ पे। ठीक है? बात करें सनलाइट की तो सनलाइट ज़्यादातर यहाँ पे स्लैंटेड यानी तिरछी पड़ते हैं, जिसके कारण यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर रहता है। उसके बाद क्लाइमेट की बात करें तो नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ठीक है? इसमें चारों सीजन्स होते हैं, समर होता है, उसके बाद विंटर होता है, उसके बाद स्प्रिंग होता है, उसके बाद ऑटम होता है। ठीक है? अगर बात करें एग्ज़ाम्पल्स का तो इसके एग्ज़ाम्पल जैसे यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थर्न इंडिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे के सारे इसके क्या हैं एग्ज़ाम्पल्स हैं टेम्परेट ज़ोन के। ओके? चलिए, नेक्स्ट चलते हैं फ्रिजिड ज़ोन। ये सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? ठंडा होता है। कहाँ होता है ये? आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल में ही होता है, ठीक है? ये आर्कटिक सर्कल यानी धरती के, ठीक है? धरती अगर बनाओगे तो तुम यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा? 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है? इसके ऊपर ठीक 23 एंड हाफ डिग्री तुम नॉर्थ में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में तुम जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? आपका आर्कटिक सर्कल। क्या मिलेगा? आर्कटिक सर्कल। और उसके भी ऊपर ये वाली जो रीजन आप देख पा रहे हो, ठीक है? ये वाली जो रीजन आप देख पा रहे हो, मैं ज़रा टिक लगा देता हूँ। ये वाली जो रीजन आप देख पा रहे हो, ठीक है? इसके नीचे ठीक वही मिलेगा 23 हाफ डिग्री साउथ और फिर इसके नीचे और आ जाओगे तो 66 एंड हाफ डिग्री साउथ में। तो ये वाली रीजन, नीचे वाली रीजन और ये सबसे ऊपर वाली रीजन,
इसे हम क्या कहते हैं? फ्रिजिड ज़ोन। क्या कहते हैं सर जी? फ्रिजिड ज़ोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्रिजिड ज़ोन कहते हैं, यानी एकदम बर्फीला जगह। ठीक है? एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होते हैं और बहुत लंबे विंटर्स होते हैं और बहुत छोटे समर्स होते हैं, जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, नॉर्थर्न कनाडा एंड साइबेरिया, ये सारे के एग्जांपल हैं। आया बात समझ में? यानी एक माइंड मैप मैं तैयार कर दूं आपके लिए, एक माइंड मैप तैयार कर दूं क्या? एक माइंड मैप तैयार कर दूं क्या, बताओ? एक मिनट। चलो एक माइंड मैप तैयार कर दो ना। ठीक है, चलो ध्यान से देख लो। ठीक है, ये रही धरती, ये रहा आपका क्या, एक्सिस, ये रही बीच में क्या आपकी 0 डिग्री इक्वेटर। ओके। अच्छा ध्यान से देखना, ऊपर हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके। उसके बाद हमारे 66.5 डिग्री नॉर्थ। ओके। उसके बाद हमारे नीचे आ जाओ 23.5 डिग्री साउथ, और नीचे फिर से आ जाओ 23.5 डिग्री, सॉरी 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो बच्चों मैं बता दूं आपको फिर से, माइंड मैप है ये, बेसिकली क्या है, ये माइंड मैप है। माइंड मैप। ठीक है, माइंड मैप है, इससे ये आपको याद होगा। ठीक है, देखो 23 दोनों में 23 है ना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, याद रखना 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या होता है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर। ठीक है, नॉर्थ और कैंसर में एन दोनों सिमिलर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये हमारे इसमें होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आया हुआ समझ में? उसके बाद अगर बच्चों तुमसे कोई पूछे कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आप जवाब देना सर जी इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल। और अगर 66.5 डिग्री साउथ पूछे तो आपसे क्या कहना है कि उसे हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। आया हुआ समझ में? इसे क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इससे आगे थोड़ी-सी मैं बात जान लूँ, ठीक है? मैं बताने वाला था कुछ, बताने लगा कुछ, ठीक है? ये हमारे 0 डिग्री, ये हमारे 23 एंड हाफ, ये हमारे 23 एंड हाफ, ये हमारे 66 एंड हाफ, ये हमारे 66 एंड हाफ, ठीक है? तो बच्चों मैं बता दूँ आपको, ये 0 डिग्री है, ये 20 लिख देता हूँ मैं, 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, ये 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, उसके बाद ये 23 एंड हाफ डिग्री साउथ, और ये 66 एंड हाफ डिग्री साउथ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो जान लो, ठीक है, मैं कलर का प्रयोग कर देता हूँ। ये जो रीजन है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 0 डिग्री, ठीक है, और फिर ये वाली रीजन, ओके, ये वाली रीजन, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, मैं इसी कलर से लिख देता हूँ आपके लिए। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टॉरिड जोन। क्या कहते हैं बच्चों? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन यानी सबसे हॉटेस्ट, या सर जी सबसे हॉटेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि सन की डायरेक्ट रे इसी पे पड़ती है। ओके, उसके बाद बच्चों आ जाओ, ठीक है? उसके बाद मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। कलर मैं रख देता हूँ ये आसमानी कलर, ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह, और इधर की ये वाली जगह, ठीक है? इसे हम कहते हैं टेम्परेट ज़ोन। क्या कहते हैं बच्चों? टेम्परेट ज़ोन। क्या कहते हैं सर जी? टेम्परेट ज़ोन कहते हैं। सर टेम्परेट ज़ोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहती है। कैसी क्लाइमेट रहती है? मॉडरेट क्लाइमेट रहती है। समझ में आया? अच्छा बच्चों, उसके बाद अगर आप और ध्यान से देखोगे, ऊपर की साइड में ये वाली जगह आपको दिख रही होगी और नीचे के साइड में ये वाली जगह, ठीक है? ये जो ब्लू वाली जगह है ना, ये वाली, और इधर से ये वाली, ठीक है? ये वाली जो जगह है इसे हम बोलते हैं फ्रिजिड ज़ोन। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है? इसे क्या कहते हैं? फ्रिजिड ज़ोन कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? फ्रिजिड ज़ोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है, बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अ, चलिए, तो थोड़ी-सी स्लाइड्स कहाँ गई, कहाँ गई? चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे ना थे? ये तो पढ़ चुके थे ना बच्चों?
ये तो अभी मैंने समझाया आपको। चलिए, तो हीट जोन्स के बारे में वही बात करेंगे। कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो बच्चों बोलेंगे कि सर कलर तो दिखाई नहीं दे रहा सर जी। देखिए कलर तो दिखाई नहीं दे रहा। रेड जोन्स के बारे में बात करेंगे तो फ्रिजिड जोन हमारा, ठीक है, फिर से मैंने वही थोड़ी सी टेबल बना के लिख दी है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ में मिलता है हमारा। उसके बाद टेम्परेट जोन, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, और फिर से टॉरेट जोन हमारा 23.5 डिग्री, तो 20 नॉर्थ टू साउथ मिलता है। फ्रिजिड जोन कोल्डेस्ट, मॉडरेट और हॉटेस्ट माना जाता है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। किसके बारे में सर जी? लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। क्या? उसके बारे में बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूड्स भी बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होता है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलता है। ठीक है? लैटिट्यूड्स में हमने क्या देखा कि लाइंस क्या हुए थे? पैरेलली चल रहे थे। बट इसमें जो लाइंस होंगे वो हॉरिजॉन्टली नहीं, बिल्कुल वो वर्टिकली चलेंगे। कैसे चलेंगे? वर्टिकली चलेंगे। आप इस फिगर में देखो। ठीक है? इस फिगर में ध्यान से देखो, जो लाइंस होते हैं वो वर्टिकली चल रहे होते हैं। ठीक है? दे आर मेजर्ड इन डिग्री, और इनको मेजर करने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीज एज दे मूव टुवर्ड्स द पोल। जाहिर सी बात है कि जो डिस्टेंस होंगे उनके बीच में वो घट जाएंगे पोल के तरफ। जैसे देखो, ये वाली एक सर्कल है, ठीक है, और अच्छा ये वाली एक सर्कल है, इसके बीच में अभी बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। और पोल, ठीक है, पोल पे बिल्कुल ही क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, वही लिखा गया है। चलिए, इसके बाद अभी तो हम लोग कहाँ पे हैं? अभी तो हम लोग 619 नंबर लेक्चर पे हैं। ठीक है, अभी तो बहुत बाकी है। चलिए, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में, किसके बारे में? इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, तो हम प्राइम मेरिडियन सबसे पहले पढ़ेंगे, जो कि हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड माना जाता है। पासिस थ्रू ग्रीनविच यूके। जीएमटी कहीं ना कहीं आपने मोबाइल में देखा होगा, ग्रीनविच मीडियन टाइम। ठीक है, वही ग्रीनविच ये जगह है जहां से हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या होता है? पास होता है। डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड्स, जैसे कि अगर बात करें हम लैटिट्यूड्स, धरती है, ठीक है, लैटिट्यूड्स की बात करें तो लैटिट्यूड्स किसमें डिफाइंड डिवाइड करता है? इधर कहता है सर जी ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इधर कहता है ये साउथर्न हेमिस्फीयर। बट जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, वो कैसे डिवाइड करते हैं? इधर कहते हैं सर जी ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर कहते हैं सर जी ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आया बात समझ में? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उसके बाद इससे इंटरनेशनल डेटलाइन यानी आईडीएल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन। ये देखो, ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है ना, ये प्राइम मेरिडियन है। इसके ठीक उल्टा जो है वो आपका क्या है? आईडीएल इन इंटरनेशनल डेटलाइन। ठीक है, मार्क द लाइन वेयर द डेट चेंजेस वन डे बाई वन क्रॉस्ड, यानी ये वर्ड, यानी इसका काम क्या होता है? इंटरनेशनल डेटलाइन हर कंट्री के डेट्स को क्या करता है? डिफाइन करता है। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल लॉन्गिट्यूड्स की, तो टोटल लॉन्गिट्यूड हमारे पास 360 देखने को मिलते हैं। कितने? 360 देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से 180 जो आपके हैं वो कहाँ पे है? ईस्ट में है। कहाँ पे? ईस्ट में। और 180 आपके कहाँ पे है? वेस्ट में है। आया बात समझ में? इस लॉन्गिट्यूड इस 15 डिग्री अपार्ट, हर लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री अपार्ट पे है। ठीक है, यानी धरती जो है 24 टाइम जोन में क्या हुआ है? बटा हुआ है। 24 टाइम जोन में क्या हुआ है? बटा हुआ है। अब खुद सोचो, 360 दो मूव करता है 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो 1 डिग्री कितने में मूव करेगा सर जी? ठीक है, 1 डिग्री कितने में मूव करेगा? है बस 15 में। 1 डिग्री 1 आवर के डिफरेंस में क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, धरती मूव कैसे करता है? मूविंग ईस्ट। ठीक है, यानी सॉरी, धरती मूव कैसे करता है? यानी मूविंग ईस्ट। जैसे ही हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हम ऐड टाइम कर देंगे, टाइम को क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। और अगर हम वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हम टाइम को क्या करते जाएंगे? सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। करते जाएंगे सर जी, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। है बात समझ में? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। भारत में स्टैंडर्ड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास करता है? 82.5 डिग्री ईस्ट से पास करता है। कहाँ से सर जी? मिर्जापुर से पास करता है। मिर्जापुर शुरू से ही भौकाल बना था, आज भी भौकाल बना हुआ है, यानी मिर्जापुर से यह क्या करता है? पास करता है।
ठीक है? इस फिगर में देख सकते हैं आप कि 82 एंड हाफ डिग्री से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ओके? चलिए, क्लियर है यहाँ पे देखिए। चलिए नेक्स्ट चलें हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रोटेशन क्या होता है सर? कभी आप बचपन में पिटाए हो? कभी आप बचपन में पिटाए हो? मम्मी जब पीटती थी तो आप याद करो उनके चारों तरफ आप घूमते तो, ठीक है? बट जब पापा पीटते थे तो एक ही जगह होके पिटा लेते थे। यानी धरती जब अपने एक्सिस पे मूव करे, देखो यहाँ पे ये जो हमारी क्या होती है, एक्सिस होती है। क्या होती है सर जी? एक्सिस होती है। धरती जब अपने एक्सिस पे मूव कर रही होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। याद रखना, धरती किधर से किधर की तरफ मूव करता है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करता है? मूव करता है। ठीक है? वो अपना फुल रोटेशन जो है कितने दिनों में कंप्लीट करता है? तो 24 घंटे यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड्स में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है? द रोटेशन स्पीड एट द इक्वेटर इज अबाउट, और याद रखो रोटेशन स्पीड भी कभी कभी पूछ लेता है। रोटेशन स्पीड कितना होगा? तो 1670 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? रोटेशन स्पीड होगा। आया बात समझ में? चलिए, अब इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं रोटेशन के। आई होप कि वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी आज की। ठीक है? आई होप कि वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी आज की, बट कोई बात नहीं, दिल थाम के बैठिए। आराम से हम लोग पढ़ेंगे, हर चीजों को कवर करेंगे। ठीक है? इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन। अब अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट क्या होता है? धरती घूमती है तो उसका प्रभाव क्या होता है? सबसे पहले तो वह प्रभाव होता है डे एंड नाइट साइकिल, यानी दिन और रात होता है धरती के घूमने के कारण। उसके बाद आता है कॉर्लिस इफेक्ट। कॉर्लिस इफेक्ट का मतलब होता है डिफ्लेक्शन ऑफ विंड एंड ओशियन करंट, यानी जो भी धरती मूव करता है उसके कारण ओशियन करंट और विंड्स में डिफ्लेक्शन शो होते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्लिस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कॉर्लिस इफेक्ट। ड्यू टू रोटेशन winds and ocean current deflect right in the northern hemisphere, left in the southern hemisphere। ठीक है? यानी अगर बात करें हम हेमिस्फीयर्स की, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इक्वेटर है 0 डिग्री, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है? तो राइट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, राइट इधर, ठीक है, और लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा मूव करता है। और इसी के कारण क्या आता है? मॉनसून, साइक्लोन एंड ओशियनिक करंट्स आते हैं। ठीक है? उसके बाद टाइम जोन्स एंड लॉन्गिट्यूड बेस्ड कैलकुलेशंस इससे हो पाते हैं। ठीक है? इससे क्या हो पाते हैं? हो पाते हैं। जैसे मान लो कि 360 डिग्री मूव किया वो 24 आवर में। ठीक है? 24 आवर में। आया बात समझ में? तो ऐसे आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो। ठीक है? कि 1 डिग्री जो मूव करेगा, 1 डिग्री जो मूव करेगा वो 24 इंटू कितना आएगा हमारा, जो भी आएगा वो निकाल लेना आप। ठीक है? उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड बल्जिंग ऑफ अर्थ में भी क्या करता है हमारा? मदद करता है रोटेशन। ठीक है? रोटेशन कॉज अर्थ टू बल्ज आउट एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन द सरफेस। ठीक है? यानी हमारा जो जो भी है वो बहुत मदद करता है। ठीक है? रोटेशन। उसके बाद टाइड्स जो आते हैं पृथ्वी पे उनमें भी रोटेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर, यानी सबसे पहले डायरेक्शन की बात करें तो धरती का जो वेस्ट टू ईस्ट होता है। टाइम ऑफ रोटेशन 24 घंटे का होता है। स्पीड एट इक्वेटर 16 किलोमीटर का होता है। और इफेक्ट क्या हो गया भाई साहब? डे एंड नाइट, कोरिलेट इफेक्ट ऑन टाइम जोन्स एंड टाइड्स। ठीक है? ये कुछ फैक्ट्स हो गए रोटेशन के। चलिए, हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की। कितने स्लाइड्स बचे हुए हैं? अब तो बहुत कम बचे हुए हैं। ठीक है? समर सॉलिड्स पढ़ना है, विंटर सॉलिड्स पढ़ना है, इक्लिप्स पढ़ना है और बात खत्म। ठीक है? चलिए, बात करते हैं रिवॉल्यूशन। कभी मम्मी से पिटाए हो? मम्मी से पिटाना तो देखना कि मम्मी जब झोंटा कबार के पीटती है तो आप चारों तरफ मूव करते हो, घूमते हो। ठीक है? धरती जब सूर्य की चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है? धरती का करने में इतना काम कितना लगता है? तो 365 डेज लगता है। कितना? 365 डेज लगता है। आया बात समझ में? हालांकि लगना तो चाहिए 360, हालांकि जो टाइमिंग है वो है 364 डेज। ठीक है? 6 आवर 9 मिनट 11 सेकेंड्स का है। समझ में आया? चलिए, उसके बाद द अर्थ टेक्स
full revolution, the extra 0.2 will lead to the leap year 366 every year, और यही 6 घंटा ऐड होते होते, चौथा साल क्या हो जाता है, 24 घंटा, और 24 घंटा का एक दिन होके चौथा साल हमारा क्या लग जाता है, लीप ईयर लग जाता है। ठीक है, 365 दिन होगा ये, सॉरी। ठीक है, चलो। उसके बाद कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन, इसके भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे सीजन चेंज होता है अर्थ रेवोल्यूशन से। ठीक है, tilt of the earth 23.5 degree, ठीक है, different parts of the earth receiving various amount of sunlight, this is called 4 seasons, 4 seasons इसके साथ बदलते हैं, सब स्प्रिंग समर ऑटम और विंटर। ठीक है, चलो। उसके बाद की पॉइंट्स की बात करें तो दो टर्म्स हमें पढ़ने हैं, एक हमें पढ़ने हैं एपिहीलियन और दूसरा हमें पढ़ना है पेरिहीलियन। यानी धरती, देखो यहाँ पे धरती जब सूर्य, यानी ये सन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। धरती जब सूर्य के बिल्कुल पास में होगी तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिहीलियन। क्या बोलेंगे, पेरिहीलियन। ठीक है, और जब धरती सूर्य से बिल्कुल दूर होगी तो उस वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे, एपिहीलियन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एपिहीलियन। कब होता है सर जी, तो पेरिहीलियन जो होता है 3 जनवरी को होता है, और एपिहीलियन 4 जुलाई को होता है। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन, करें। अगला टॉपिक आपका समर सॉलिस्ट। ठीक है, समर सॉलिस्ट का मतलब क्या होता है सर जी, द समर सॉलिस्ट इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर ऑकरिंग व्हेन द सन इज एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। समर सॉलिस्ट का मतलब होता है वैसा दिन जो सबसे लंबा हो पूरे साल में। ठीक है, और वो दिन होता है 21 जून, 21 जून। ठीक है, इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इस फिगर में देखो आप, समर सॉलिस्ट की फिगर दिखाई गई है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर, तो साउथर्न हेमिस्फीयर का ज्यादातर पार्ट क्या है, छुपा हुआ है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर डायरेक्ट सन के रेज को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। ठीक है, तो इससे इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, समर सॉलिस्ट। क्या क्या बोलेंगे, समर सॉलिस्ट। चलिए, यानी सन की जो रेज है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाके गिरे तो उसे हम क्या कहेंगे, समर सॉलिस्ट कहेंगे। उसके बाद इसके कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे लॉन्गेस्ट डे लाइट आवर्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा बड़े दिन हो जाते हैं। शॉर्टेस्ट नाइट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद समर सीजन बिगिंस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन भी शुरू हो जाता है। और अपोजिट इफेक्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और यही सेम इफेक्ट होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में, विंटर सॉलिस्टिस उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं। चलिए, आगे चले। विंटर सॉलिस्ट के बारे में बात करें तो विंटर सॉलिस्ट इज द शॉर्टेस्ट डे एंड बिगेस्ट नाइट, जहां तक वो दिन बड़ा था, यहाँ ये रात बड़ा होता है। ठीक है भाई साहब, इसमें हमारा जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जो वो सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो होता है वो सन के डायरेक्ट क्या रहता है, सामने रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं विंटर सॉलिस्ट। क्या बोलते हैं, विंटर सॉलिस्ट। कब होता है सर जी, 21 दिसंबर को। कब होता है, 21 दिसंबर को होता है। चलिए, आगे। इफेक्ट्स क्या होते हैं, शॉर्टेस्ट डे एंड लाइट होता है, लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर होता है, विंटर सीजन बिगिंस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या शुरू हो गए रहते हैं, विंटर सीजन स्टार्ट हो गए रहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, इक्वेनिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, सॉरी टॉपिक, अब तो खत्म ही है, एक दो स्लाइड्स और है उसके बाद खत्म आपका। इक्वेनिक्स क्या होता है, तो भाई साहब अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टिल्ड है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल्ड है तो उसको हम लोग समर सॉलिस्ट, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टिल्ट है तो उसे हम विंटर सॉलिस्ट, अगर दोनों ही बराबर है तो भाई साहब उसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, इक्वेनिक्स। क्या बोलते हैं, इक्वेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इक्वेनिक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे वर्नल यानी स्प्रिंग इक्वेनिक्स, और एक हमारे ऑटोनमल यानी फॉल इक्वेनिक्स। ठीक है, कब होता है सर जी, 20 मार्च। कब होता है सर जी, 20 मार्च को होता है, मेक्स द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जिससे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीजन स्टार्ट हो जाता है। एंड द फर्स्ट डे ऑफ ऑटम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और साउथर्न हेमिस्फीयर ऑटम का सीजन स्टार्ट होता है, देखना उल्टा। ठीक है,
नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीजन स्टार्ट होगा और साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटम का सीजन स्टार्ट होगा। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं ऑटोमोनल इक्वेनिक्स और फॉल इक्वेनिक्स के ऊपर। तो वॉकर्स अराउंड सितंबर 22nd यानी 22nd यानी ये कहाँ पे मार्च में हो रहा था और ये कहाँ पे हो रहा है 22nd सितंबर में हो रहा है। ठीक है? मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ ऑटमन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आ जाता है एंड फर्स्ट डे इन द स्प्रिंग यानी उल्टा अदल बदल हो जाता है भाई। ठीक है, ये क्या होता है अदल बदल हो जाता है, स्प्रिंग आ जाता है किसमें साउथर्न हेमिस्फीयर में। आया बात समझ में? चल, हाँ, बात करते हैं इक्लिप्स। इसे हिंदी में हम कहते हैं ग्रहण। क्या कहते हैं? ग्रहण। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के बीच में आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो ग्रहण है। ठीक है? सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स दो टाइप्स के क्या होते हैं हमारे पास? ग्रहण होते हैं। ठीक है? चलिए फिगर के माध्यम से दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए। ठीक है? ये देखिए, जब धरती धरती सूरज और चांद के बीच में आ जाएगा, ठीक है? तो इसे हम क्या कहेंगे? लूनर इक्लिप्स। क्या कहेंगे सर जी? लूनर इक्लिप्स। और जब जब चांद, धरती और सूर्य के बीच में आ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे? सोलर इक्लिप्स। ओके, चलिए आगे चले। तो हमारी नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग बताइए। ठीक है, आज थोड़ा मैं थक चुका था इसीलिए थोड़ी सी एनर्जी डाउन था। बट सब्सक्राइब करो प्यारे बच्चों, जल्दी ही मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।